नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, एक कंपनी की हम बात करने चल रहे हैं, उनका रिजल्ट डिस्कस करेंगे, डिविडेंड के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करना है। उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि जब भी आप एक कंपनी सेलेक्ट करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो लोग आपसे ये कहते हैं कि भाई बड़ा स्टॉक खरीदो, निफ्टी का स्टॉक खरीदो, निफ्टी नेक्स्ट 50 खरीदो, निफ्टी मिड कैप खरीदो। क्या ये चीज़ आपके लिए हमेशा सही साबित होती है? वही हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसा स्टॉक जिसको आप जानते होंगे, जो बहुत बड़ा स्टॉक है, जो बहुत बड़ी कंपनी है, जो बहुत बेहतरीन समय से निफ्टी में राज कर रही है, जो बहुत अच्छे काम करती है, उसके बावजूद भी उसका प्राइस जो है वो नहीं बढ़ता है। मैं आईटीसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टाटा मोटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऐसे शेयर की बात कर रहा हूं जिसको आप अभी तक इग्नोर करते आए हुए हो। उस स्टॉक का नाम है LNT, इसको कहते हैं LNT, लार्सन एंड टूब्रो। ठीक, आपने बहुत इग्नोर किया होगा इस स्टॉक को, और अच्छी बात है कि आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में डालने का मेरे पास एग्जैक्टली कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। इनडायरेक्ट रीजन बहुत सारे हैं, हम डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि ये जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है, ये लॉन्ग रन में आपको, मतलब कहते हैं ना कि मैं दिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप जाकर चेक कीजिएगा। 1000 रुपये का ये शेयर 2008 में अवेलेबल था, 2008 की क्राइसिस से पहले, फाइनेंशियल क्राइसिस जब आई थी, और अभी 1400 पे। आपको मैं बताना चाहूँ, 2020 की जो क्राइसिस आई थी, कोरोना वाली क्रैश जिसको कहते हैं, वहाँ पर भी 1000 से सस्ता हो गया था। तो सोच कर देखिए, क्या कोई फ़ायदा है ऐसे स्टॉक को खरीदने का? उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फ़ायदा होता है ऐसे स्टॉक्स को होल्ड करने का कि हमको जो है डिविडेंड मिल जाता है। ठीक, 18 रुपये का भी इन्होंने डिविडेंड बांटा है हमको। ये है 2021 का पहला डिविडेंड। इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे डिविडेंड दिए हुए हैं, हम उस पर चलेंगे। लेकिन पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और इस कंपनी का रिजल्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रिजल्ट को जानना, कंपनी कितनी बड़ी है वो जानना। और निफ्टी में इतने दिन से ये राज करते हैं, तो हमको क्यों निफ्टी का स्टॉक चूज करते वक्त भी सावधानी बरतनी चाहिए, वो आप समझ जाओगे। ठीक, टोटल इनकम अगर आप देखोगे तो लगभग इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये जो पहला आखिरी क्वार्टर होता है, सॉरी, यहाँ पर इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले थे, और लगभग मिल जाते हैं ऐसे समय में, तो उसका इन्होंने डायरेक्ट फ़ायदा उठाया। ये डेटा, इतनी बड़ी कंपनी है, ये डेटा करोड़ में है, याद रखिएगा, लाख में नहीं है, मिलियन में नहीं है, डायरेक्ट करोड़ में है। तो 28,054 करोड़ के मुकाबले 30,428 करोड़ की इनकी टोटल इनकम हुई, जो कि जस्ट पिछले क्वार्टर से बहुत बेहतरीन, पिछले साल के इस क्वार्टर से बहुत ज़्यादा बेहतरीन आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज़ होती है जो यहाँ पर, मतलब इसका हम ऐसे कंपेरिजन करेंगे, यहाँ से कंपेरिजन करना सही नहीं होगा। अगर हम ओवरऑल खर्चे की बात करें, ठीक, खर्चे की बात करें, तो वो बढ़ गया है। यहाँ से यहाँ पर देखेंगे और यहाँ से यहाँ पर देखेंगे बहुत तगड़े से, क्योंकि यहाँ पर जब आप काम ज़्यादा कर रहे हो तो खर्चा ऑफ कोर्स सी बात है बढ़ेगा। कुछ और चीज़ों पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हम जो सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रॉफिट, उस पर चलते हैं, वो देख लेते हैं, क्योंकि वो हमको एक मतलब सीन देगा ना कि कंपनी जो है वो कितना कमा रही है। अब सोचिए कि 17.5 रुपये कंपनी इस क्वार्टर में कमाई है, पूरे साल की कमाई अगर हम जोड़ लें तो 65 रुपये तो मिनिमम आ रही है, 68 रुपये से ज़्यादा, 70 मान सकते हो आप। ठीक, 70 के आसपास की साल भर की कमाई है इस स्टॉक की, एक शेयर की। 16 पिछले साल के इस क्वार्टर में था, जस्ट पिछले क्वार्टर में 13.25 रुपये। ठीक, अब अगर आप यहाँ से कंपैरिजन करोगे, 65 रुपये भी मान लो, तो 1400 का शेयर, ठीक है, 1400 का शेयर है, और 65 रुपये पे अगर आप इनका कैलकुलेशन करते हो तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 21-22 की। ठीक, अब आप कहोगे कि 21-22 की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ये इनकी अभी आ रही है, तो क्या ये 2008 से यहाँ तक जो नहीं बढ़े, क्या यही इसका एक कारण है? जी हाँ, जिस तरीके से ये कंपनी बड़ी है, अपने आप को बहुत बड़ी नहीं बना पाई, मतलब कि इनकम ग्रोथ इनकी बहुत तगड़े से आ नहीं पाई, प्लस ये अपने जो पैसे आते हैं उसको डिविडेंड के रूप में ज़्यादा यूज कर लेते हैं, इस कारण भी कंपनी जो है वो ग्रोथ नहीं पाती है। मैं ज़रा डिविडेंड की बात कर लेता हूँ इस डेटा के लिए। मनी कंट्रोल को पूरा साभार आप जाकर चेक कर सकते हो। अभी 2021 में आपने यहाँ पर देखा कि साफ साफ आपको 18 रुपये का ये डिविडेंड दे रहे हैं यहाँ पर। उससे पहले का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, 2020 में देख रहे हैं आप, 3 डिविडेंड इन्होंने बांटे थे। अब आप डिविडेंड के लिए स्टॉक मत खरीद लीजिएगा। 900% ये परसेंटेज टर्म्स में वैल्यू है, इनकी फेस वैल्यू 2 रुपये की है, यानी कि 23 अक्टूबर को 18 रुपये का इन्होंने डिविडेंड बांटा था, और फिर 400% मतलब 8 रुपये का, 500% मतलब 10 रुपये का, 9 फिर 18 रुपये, 8 फिर 16 रुपये, 7 14 रुपये, 912 मतलब 20 रुपये के आसपास, नहीं 19 रुपये के आसपास कुछ ऐसे, 912 इंटू 2 करना पड़ेगा, ये परसेंटेज टर्म्स में वैल्यू है। ठीक, तो ऐसे आप जाकर कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 13 रुपये दिया इन्होंने, यहाँ पर 15 रुपये दिया, यहाँ पर 17 रुपये दिया।
तो ये जो डिविडेंड ये बांटते आ रहे हैं, ये डेटा आप देख रहे हैं 14, 15, 16, 17, 18, इवन और नीचे अगर आप जाना चाहो तो जाकर देख सकते हो सन 2007 में इन्होंने 100% यानी कि 2 रुपये का डिविडेंड बांटा। 2008 में इन्होंने देख रहे हैं 15 रुपये का डिविडेंड बांटा। 2009 में आप देख लीजिए 11 रुपये का डिविडेंड बांटा। उसके बाद 10 में देख लीजिए 13 रुपये का डिविडेंड। ऐसे इनका डिविडेंड ऊपर आता है। मैं एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, आप इसको जाकर कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज टर्म्स में ये डेटा है आपके सामने। मतलब कंपनी आपको डिविडेंड बांटे पड़ी है और आप स्टॉक क्यों खरीद रहे हो अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए कि आप ग्रोथ पाओगे। तो ऐसे स्टॉक्स को क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में डालने चाहिए? स्टॉक्स जो ग्रोथ नहीं दिखाते हैं, जो सिर्फ अपनी कमाई कर रहे हैं, उस कमाई का सदुपयोग डिविडेंड के तौर पे कर रहे हैं, प्रोमोटर्स को बांटने में लगे पड़े हैं, इधर उधर पैसा अपना बांट रहे हैं। एग्जैक्टली ये ग्रोथ पे फोकस करें भी तो कैसे, क्योंकि ये जिस सेगमेंट में काम करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे गया तो, लेकिन ये उसके डायरेक्ट लाभांश, मतलब होता है ना कि एक होता है डायरेक्ट एडवांटेज मिल जाना, वो इनको मिल नहीं पाया। ऑर्डर्स मिलते हैं इनको, लेकिन फिर क्या होता है, वही मार्जिन मनी जो इनकम आई वो बांट दिए। तो मतलब ये कंपनी मैंने आपके साथ क्यों डिस्कस की? क्या ये मुझे पसंद है कंपनी? पसंद तो बहुत है। क्या मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में डालूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो भाई, एक होते हैं डिविडेंड स्टॉक्स, एक होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स। ये इन दोनों का मिक्सचर है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ बैलेंस्ड फंड जो होते हैं, बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत बेकार लगते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो आप उसमें इक्विटी जितना रिटर्न पाओगे, ना तो आप उसमें डेट जितना सुरक्षित रह पाओगे। लोग कहेंगे इसका अपोजिट बोलते हैं कि इक्विटी वाला रिस्क आपको नहीं मिलेगा, डेट वाली सुरक्षा आपको मिल जाएगी। तो भाई वहाँ पर आप एक बात बताओ, बुल रन आएगा तो आप औरों से बहुत कम रिटर्न पाओगे, और जब बियर रन आएगा, जब क्रैश आएगा तो आप माइनस में रिटर्न पाओगे। क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? आपको पता है इंडिया जैसी ग्रोथ स्टोरीज वाली देश में, वाली कंट्रीज़ में आपको अगर लेना है तो बैलेंस फंड कभी नहीं, या तो ग्रोथ फंड्स लो, ठीक है, ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। वैसे भी मैं म्यूचुअल फंड लेने से ही मना करता हूँ। अदरवाइज अगर आपको सेफ प्ले करना है डेट में, आप लिक्विड फंड में जा सकते हो, अन्य जगहों पे रहना ही नहीं है। तो बैलेंस फंड जैसे बेकार लगते हैं, वैसे ही इस तरीके के स्टॉक्स भी मुझे बेकार लगते हैं। अब आप एक चीज़ समझ रहे होगे कि जो निफ्टी 50 का स्टॉक का सिलेक्शन होता है, वो उस स्टॉक की क्वालिटी पे होता है, उस स्टॉक की ग्रोथ पर्सपेक्टिव पे नहीं होता है। फिर से मैं कह रहा हूँ, स्टॉक की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो एल&टी की क्वालिटी टॉप नॉच है। एल&टी का ब्रांड नेम जो है वो बहुत बड़ा है। एल&टी की ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है। बस आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अभी भी खरीदना चाहते हो तो हमारे सामने ऐसा डेटा प्रीवियस में बन के आया है कि हम यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकते। अब सोचिए कि ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आता है, ठीक है, सेंसेक्स का पार्ट है, जिसको हम BSE 30 के नाम से भी जानते हैं, उसका पार्ट है, निफ्टी 50 का पार्ट है। उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको लॉन्ग रन में कोई वैल्यू बनती हुई नहीं दिखाई दी। आप जाकर चेक करोगे इसका प्राइस तो 2008 में भी 1000 प्लस था, और अभी आप 2020 की क्राइसिस में देखोगे 1000 के माइनस में था, -1000 के आसपास। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो लॉन्ग रन में ये स्टॉक आपके लिए कैसा है। तो क्या डिविडेंड के लिए हमको ऐसे स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए? बिल्कुल भी। मैं आपसे सिंपली कह रहा हूँ, डिविडेंड वाले बहुत बेहतरीन स्टॉक्स अवेलेबल हैं। अगर आपको सिर्फ डिविडेंड स्टोरी पे जाना है तो आप वहाँ पर जा सकते हो। ये स्टॉक्स वही मिक्स्ड कैटेगरी में आते हैं, ग्रोथ पे भी थोड़ा फोकस करते हैं, डिविडेंड पे भी। अब इतनी बड़ी कंपनी हो करके अगर ये ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हैं तो इनको कुछ तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टर्स के लिए अपने निकालनी चाहिए। बाकी आपके पास, हमारे पास 100, 200, 500 शेयर होंगे, तो अगर मान लेते हैं आप 500 शेयर भी होल्ड करते हो तो आपको क्या मिला इस कंपनी से? 1% के आसपास मिला। 500 इंटू 18 रुपीज़ तो कितना मिला? 9000 रुपये। 500 शेयर होल्ड करने के मतलब समझ रहे हो? 9000 आप किस पे पाए? लगभग 8-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने किया, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। ठीक, तो आप खुद सोच सकते हो कि ऐसी कंपनियों को आपको क्यों अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग रन के लिए आपको कैसी कंपनियां सेलेक्ट करनी चाहिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है। आई होप आप स्मार्ट डिसीजन लोगे। और क्योंकि निफ्टी का ये स्टॉक है, क्योंकि आप इंडेक्स फंड ले लेते हो, तो उससे बेटर क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। इंडेक्स में, निफ्टी में कौन से बेस्ट स्टॉक्स हैं, कौन से स्टॉक्स मैंने अवॉइड किए हुए हैं, वो आपको लेने चाहिए या नहीं, वो आप खुद से डिसाइड करो और अपने हिसाब से डिसीजन लो। वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जरूर जाकर देखिएगा। आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमसे बिल्कुल एग्री नहीं करते हो तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपकी बातों का पूरा सम्मान है। नमस्कार।